नमस्ते दोस्तों, एसएस क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे संधि, व्यंजन संधि के अंदर स्वर व्यंजन संधि अपन ने लगभग कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद आज अपन पढ़ रहे हैं प्रश्वर्ण संधि। प्रश्वर्ण संधि बेहद सरल होती है, लेकिन इसके अंदर 2-3 नियमों का प्रयोग होता है, इसलिए बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए अपन इसको नियम 1, नियम 2 और नियम 3 के रूप में पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा आप इसको कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि ये सबसे इजी है, आराम से बन सकती है, अच्छे नंबर दिला सकती है और परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है, महत्वपूर्ण भी है। मोस्टली बहुत ही सामान्य से नियम है, एकदम आप कोई भी गाइड में पढ़ोगे तो ऐसे साधारण नियम आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे एकदम साधारण नियम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा है कि आपके समझ में आएगी। तो देखिए, प्रश्वर्ण संधि के अंदर अपन देखते हैं कि प्रथम नियम क्या होता है। पहला नियम होता है कि यदि प्रथम पद के अंत में कोई भी व्यंजन वर्ण हो। अब आपकी सरलता के लिए मैंने सारे व्यंजन वर्ण लिख दिए हैं, यानी वैसे तो अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं क से लेकर है तक, लेकिन मैंने यहाँ पे क, ख, ग, घ, ढ, च, छ, यानी जो भी क से लेकर है तक व्यंजन वर्ण होते हैं वो लिखे हैं। और द्वितीय पद के आदि में किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण हो, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, पंचम वर्ण। अब पंचम वर्ण क्या होता है, जैसे क, ख, ग, घ और न, तो न हो गया पंचम क का, यानी इस वर्ग का पंचम न हो गया। फिर ये पंचम हो गया, फिर उसके बाद में ये न पंचम हो गया, फिर उसके बाद में मैं पंचम हो गया, और उसके बाद में यानी इस तरह से ये पंचम वर्ण होते हैं, तो पंचम वर्ण में बदल जाता है। जैसे एक नए भी पंचम वर्ण होता है, तो इस तरह से आपको ये पंचम वर्ण समझ में आ गया होगा। तो पंचम वर्ण में बदल जाता है, कौन बदल जाता है पंचम वर्ण में? प्रथम पद वाले व्यंजन वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम में बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं देखते हैं। यानी जैसे यहाँ लिखा हुआ वाक धन मूलम, तो देखिए लिखा हुआ है वाक वाक गे, अब गे है, अब गे का पंचम कौन सा होता है देखते हैं, क, ख, ग, घ और ण। अब इसका पंचम वर्ण कौन सा हुआ, यानी क का पंचम भी ण होगा, ख का भी ण होगा, ग का भी ण होगा और घ का भी ण ही होगा। तो इस तरह से आप पंचम वर्ण को आसानी से समझ सकते हो। तो अब पंचम वर्ण कौन सा हुआ, ग, ण सॉरी, तो क्या बन जाएगा, वांग ग। अब ये आधा है तो ये भी आधा हो जाएगा, वांग और मूलम। अब दूसरा देखो, इसमें द है द्वितीय पद, तो देख लेते हैं द कौन सी लाइन में आता है, त, थ, द, ध और न। तो त का भी, थ का भी, द का भी और ध का भी पंचम वर्ण नहीं होता है, तो न बना देते हैं। तो क्या बन जाएगा, ची, न आधा है तो आधा लिख दिया, मैं, ये, मैं, चिन्हमयम। अब अगला क्या है, अप। अब प वाला देख लेते हैं, प, फ, ब, भ और मैं। तो प का भी म होगा, फ का भी म होगा, भ का भी और भ का भी और मैं का भी मैं ही होगा। तो क्या बता देंगे, ए, मैं, ये और मैं। तो इस तरह से यदि प्रथम पद के कोई भी व्यंजन वर्ण हो और द्वितीय पद में कोई भी पंचम वर्ण हो, तो ये अपने ही वर्ग के पंचम में बदल जाते हैं। आया कुछ समझ में? अब दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि प्रथम पद के अंत में अपदांत अनुस्वार हो, यानी इसमें तो द्वितीय पद में पंचम वर्ण आ रहा था, ये कह रहा है कि प्रथम पद में अपदांत अनुस्वार हो, यानी ऊपर अनुस्वार हो या हलंत में हो, दोनों अपदांत अनुस्वार कहलाते हैं। और द्वितीय पद में कोई भी व्यंजन यानी हल हो या व्यंजन वर्ण हो, एक ही चीज है, तो ये हो गए सारे के सारे, अभी अपन ने ऊपर पढ़े थे, ये सारे के सारे क्या हो गए, हल कह दीजिए चाहे व्यंजन वर्ण कह दीजिए, ये एक ही चीज है। इनमें से कोई हो और अपदांत अनुस्वार के स्थान पर द्वितीय पद के पंचम वर्ण के रूप में बदल जाता है। कौन बदलता है, यानी अपदांत तो नहीं बदलेगा, लेकिन द्वितीय पद जो है इसका जो पंचम वर्ण है इसमें ये अपदांत अनुस्वार बदल जाएगा। यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैं, अब की लिखा हुआ है आगे, तो की का मतलब क हो गया। अभी अपन ने देखा था क, ख, ग, घ और न,
तो कै का पंचम ण हुआ ना, तो देखो ए, अब इसको न कर दिया। उसके बाद में क्या है की, और उसके बाद क्या है तय। अब देखो ये बन गया अंग की और तय। एक तरीका तो ये बन गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो अपनाद अनुस्वार बना करके सीधा भी, तो ये बन गया आपका अंकित। यानी दोनों ही तरीके सही है। अब यदि ये करते हो तो प्रश्न संधि हो गई। यदि इस प्रकार का रूप बनाते हो तो इसको आप मोनोस्वार नाम भी दे सकते हो। इसको आप मोनोस्वार भी कह सकते हो। उसके बाद में जैसे मान लीजिए आपका हो गया शाम में, तो शाम, अब मैं का तो तय का पंचम वर्ण न होता है, तय का पंचम वर्ण न, तो मैं किस में बदल जाएगा न में, तो सा न आगे ता है। तो इसको ऐसे करोगे तो प्रश्न हो गई, और इसको ऐसे लिखोगे अनुस्वार बना करके तो मोनोस्वार हो गई। उसके बाद में कम पत्ते, पै का पंचम वर्ण म होता है, तो क्या बना देंगे कै मैं पत्ते। तो ये नाम किसके हो गए, यानी इसको आप यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए। ये नाम हो गए प्रश्न के, और इसको यदि आप ऐसे बनाना चाहते हो तो ये हो गई आपकी मोनोस्वार। कई बार मोनोस्वार अनुस्वार में बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह से नियम 1 और नियम 2। प्रश्न का अपन तीसरा नियम, तीसरे नियम में क्या है कि यदि प्रथम पद के आदि में तय वर्ग हो, तय वर्ग का मतलब तय थ द ध न, इनमें से कोई भी वर्ण हो, और द्वितीय पद के आदि में ल वर्ण हो, तो तय वर्ग का कोई भी वर्ण, यानी तय वर्ग का कोई भी वर्ण का मतलब हो गया कि तय थ द ध और न, इनमें से कोई भी हो, और द्वितीय पद में हो ल, तो ये सब क्या बन जाते हैं, ये सब भी लय के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी लवण में बदल जाते हैं। जैसे तत् धन लय, तो देखो तय है यहाँ पे ल है, तो ये तय किसे बदल जाएगा, लय में बदल जाएगा। तो क्या बन गया तय लय लय, और ये तलय। जैसे मान लीजिए आ जाए उद धन लेख, अब यहाँ पे द है, तय वर्ग का ही है, और यहाँ पे ल है, तो ये द किसे बदल जाएगा, ल में बदल जाएगा। क्या लिख देंगे लेख। छत्व संधि, छत्व संधि बहुत ही सरल होती है। इसमें क्या होता है, देखो किसी भी शब्द का संधि विच्छेद करने पर यदि प्रथम पद के अंत में तय आए और द्वितीय पद के आदि में आ जाए स, तो तय जो होता है उसका बन जाता है च, और फिर स जो होता है उसका बन जाता है छ। बहुत ही साधारण संधि है, बहुत ही इजी है, और इसके नंबर भी अच्छी तरह से आपको प्राप्त हो सकते हैं, और परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट संधि भी है। यानी जैसे मान लीजिए तत् धन श्लोक, अब क्या कह रहा है कि प्रथम पद के अंत में आ जाए तय और द्वितीय पद के आदि में आ जाए स, तो तय का तो बन जाता है च, और स का बन जाता है छ। बस ये चीज आपको याद रखनी है। तो अब देखो कैसे, यानी तय, तो यहाँ हो गया तय, आगे जो तय था उसका क्या बना दिया अपन ने च, आधा था तो आधा बना दिया। अब उसके बाद में स का क्या बन जाएगा छ, तो स का छ बन गया, तो ये हो गया छ। तच, आधा है तो आधा कर दो। आगे क्या लिखा हुआ है लोक। आपको समझ में, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रथम पद में हो तय और द्वितीय पद में हो स, तो तय का क्या बन जाएगा च, और स का क्या बन जाएगा छ। जैसे तत् धन शास्त्रम, तो वही वापस बना के देख लो, तय च का, तय का बन गया च,
से का बन गया छ, सा है तो छा कर देते हैं, तच्छास्त्रम। इसी तरह जैसे मान लीजिए तत्, या मान लीजिए आ जाए जगत, धन, शत्रु, तो आगे त है और द्वितीय पद के आदि वर्ण में स है, तो क्या बना देंगे, जय, गै, छ, छ और त्रु, जगत छत्रु। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गई आपकी छत्व संधि। यानी अपन ने लगभग पार्ट 7 या 8 के अंदर स्वर संधि कंप्लीट कर ली, व्यंजन संधि कंप्लीट कर ली, और अब अपन जो है आगे पढ़ेंगे विसर्ग संधि। मेरे को विश्वास है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आगे से आगे बढ़ सके और सभी तक ज्ञान प्राप्त हो सके और हमारी भी मेहनत कुछ रंग ला सके। धन्यवाद।